हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेटेस्ट एजुकेशन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर को करिकुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का चैप्टर नंबर 2 पोषक तत्व स्थूल एवं सूक्ष्म का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूजी एंड यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारे वीडियो लेक्चर्स एंड पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोषक तत्व के बारे में। पोषक तत्व क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। भोजन के अंदर विद्यमान वे सभी पौष्टिक तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर के रोगों से लड़ने का कार्य करते हों, पोषक तत्व कहलाते हैं। तो पोषक तत्व का मतलब है कि वे सभी जो तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं या उनके शरीर के विकास के लिए सहायता प्रदान करते हैं या शरीर के रोगों से लड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें ही पोषक तत्व कहा जाता है। मतलब कि पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर के रोगों से लड़ने का कार्य करते हैं और शरीर निर्माण में अपनी सहायता देते हैं। तो भोजन में पोषक तत्वों का संतुलित समावेश शरीर की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। तो क्या होता है कि अगर हमारे भोजन में एक संतुलित पोषक तत्व रहेगा, मतलब कि पोषक तत्व संतुलित रहेगा कि ना तो ज़्यादा रहेगा ना ही कम रहेगा, अगर हमारे भोजन में इस प्रकार से रहेगा तो हमारे जो शरीर की वृद्धि और विकास होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल से होगा, यानी कि बहुत ही बढ़िया माध्यम से होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शरीर का विकास हो जाएगा। तो पोषक तत्व को हम सिंपली कह सकते हैं कि जो तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देते हों या शरीर का विकास के कार्य करते हों, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पोषक तत्व समझ में आ गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के इस विकास में सहायता प्रदान करते हैं। तो नंबर 1 पर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? यह ग्लूकोज, एमिनो एसिड तथा वसा के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड तथा वसा के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। तो आपको एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा निर्मित होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो ऑप्शन आपको ग्लूकोज, एमिनो एसिड तथा वसा के द्वारा निर्मित किया जाता है, ये वाला ऑप्शन सही करना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि यह एक पोषक तत्व है और पोषक तत्व की डिफिनेशन भी हमने जान ली है। तो पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है उससे हमारे प्रोटीन की बचत हो जाती है, तो जिसके कारण हमारा जो प्रोटीन है अपना मेन काम कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे प्रोटीन की बचत हो जाती है और शरीर को ऊर्जा भी मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है। प्राप्ति के स्रोत यानी कि तो कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं से भी मिल जाता है, चावल से मिल जाता है, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि सारे चीज़ों से, आदि खाद्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और प्रोटीन की बचत करता है हमारे शरीर में। और किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड तथा वसा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्मित किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट में है कि कार्बोहाइड्रेट के कमी के प्रभाव। तो देखिए, जो पौष्टिक तत्व होता है अगर उसको हम एक संतुलित वे में लेंगे तो वह हमारे शरीर पर एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन अगर वहीं हम संतुलित वे में नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो अगर हम किसी भी पोषक तत्व को कम ले लेंगे तब भी हमारे शरीर को नुकसान रहता है, और ज़्यादा भी ले लेंगे किसी पोषक तत्व को तब भी नुकसान हो जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम कोई भी पोषक तत्व अपने शरीर की मात्रा के हिसाब से ज़्यादा ले लेंगे तो हमारे शरीर पर एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा या हमारी बॉडी एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा आपके शरीर पर कोई ना कोई नुकसान या फिर कोई ना कोई इफ़ेक्ट, बुरा इफ़ेक्ट पड़ जाएगा अगर आप कोई भी पोषक तत्व कम या ज़्यादा लेते हैं। तो इसीलिए संतुलित आहार का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल हो जाता है हमारे शरीर के विकास के लिए। तो आपने अगर अभी तक संतुलित आहार को नहीं जाना है तो चैप्टर 1 फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का वीडियो अपलोड हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण व्यक्ति अपने कार्यों हेतु पर्याप्त ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकता है। तो अगर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी शरीर में तो व्यक्ति को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम ही है व्यक्ति के शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और उससे क्या होगा, अगर हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो प्रोटीन का विघटन होने लगता है। प्रोटीन का विघटन मतलब कि प्रोटीन की कमी होने लगती है कार्बोहाइड्रेट की कमी से। ऐसा क्यों होता है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से प्रोटीन का कमी होने लगती है? क्योंकि तो मैंने पीछे बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोटीन को बचा कर रखता है हमारे शरीर में। तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट ही नहीं मिलेगा तो प्रोटीन को कौन बचाएगा, और प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देने में लग जाएगी और अपना जो मेन कार्य है वो नहीं कर पाएगी। तो प्रोटीन का विघटन होने लगता है कार्बोहाइड्रेट की कमी से। नेक्स्ट है कार्बोज व ग्लाइकोजन का पूर्ण अभाव हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन का अभाव हो जाता है, ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है पूर्ण रूप से। और प्रोटीन की समाप्ति पर भी कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो मैंने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो प्रोटीन का विघटन होने लगता है, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देने लगती है। और प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देते देते हमारे शरीर की जितनी भी प्रोटीन है अगर ख़त्म हो जाती है और उसके बाद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है कि हम मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे शरीर के लिए। तो उस कार्बोहाइड्रेट का सुचारू रूप से संतुलित रूप से लेना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो उससे हमारी मृत्यु हो सकती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो भोजन पचता नहीं है और जिसके कारण क्या होने लगती है, दस्त होने लगती है। और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से ओबेसिटी रोग को जन्म होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से ओबेसिटी रोग हो जाता है। तो ओबेसिटी क्या होता है कि अत्यधिक मोटापा, और अत्यधिक मोटापा किसी को पसंद भी नहीं है और यह एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर हमारा शरीर ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हम ढंग से कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, आलस ही आलस्य रहेगा। और तीसरा नंबर भी यही है कि आलस्य उत्पन्न हो जाता है। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव और अधिकता के प्रभाव। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरा पोषक तत्व वसा। वसा क्या होता है, वसा भी एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की तरह ही काम करता है, लेकिन वसा कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना अधिक ऊर्जा शरीर को प्रदान करता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता था, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता था, लेकिन वसा क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो वसा कहाँ से मिलता है हमें, तो वसा हमें प्राणिज पदार्थ यानी कि जो प्राणियों से मिलता है, जो किसी भी जीव जंतुओं से मिलता है। वसा मिलता है हमें मांस से मिल जाता है, मछली से मिल जाता है, अंडा, चर्बी आदि से मिल जाता है। जो प्राणी होते हैं उनकी चर्बियों से भी मिल जाता है, जैसे काफ़ी सारे जानवरों की चर्बी से हमें वसा मिल जाता है। और वनस्पतिक पदार्थ क्या होते हैं, जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो वनस्पतिक पदार्थ में बादाम आ जाता है, सरसों आ जाता है, नारियल, काजू, अखरोट आदि सारे चीज़ें वनस्पतिक पदार्थ हैं और इन सभी चीज़ों से हमें वसा की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वसा का कार्य क्या होता है। तो अभी हमने बताया था कि वसा शरीर को कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और क्या क्या करता है वसा, वसा क्या होता है कि अस्थाई होता है, अस्थाई ऊर्जा उत्पन्न करता है और अधिक मात्रा में अधिक समय तक अस्थायी ऊर्जा उत्पन्न करता है। और क्या करता है वसा, वसा हृदय एवं मांसपेशियों को प्रमुख रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो मतलब कि वसा क्या होता है कि वसा का प्रमुख कार्य क्या होता है, हृदय और मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करना। और वसा की कमी का क्या प्रभाव होता है कि अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो उससे हमारे शरीर को क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता है वह कम हो जाएगी। और क्या होता है कि मनुष्य कमज़ोर हो जाता है और उससे सुस्ती छाई रहती है शरीर में उसके, क्योंकि वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर में अगर ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो सुस्ती और रहेगी ही और स्फूर्ति की कोई बात ही नहीं होगी, स्फूर्ति तो गायब ही हो जाएगी। और क्या करता है, इसकी कमी से वयस्कों और बालकों को फ्रीनोडर्मा रोग हो जाता है।
क्या होता है, वसा की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो वयस्क जो बूढ़े लोग होते हैं और बालकों को फ्रीनोडर्मा रोग हो जाता है। फ्रीनोडर्मा रोग क्या होता है? फ्रीनोडर्मा रोग एक प्रकार से त्वचा रोग होता है। जो हमारी त्वचा में कुछ रोग हो जाते हैं उसी को फ्रीनोडर्मा रोग कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम वसा का जो सेवन ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो क्या होता है। तो अगर हम वसा का जो है अधिकतम मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो हमारे शरीर का भार बढ़ जाता है और शरीर मोटा होने लगता है और ओबेसिटी की जो संभावना होती है वह बढ़ जाती है और मोटापा बढ़ने की वजह से मधुमेह होने की संभावना हो जाती है। मधुमेह एक प्रकार की बीमारी है, रोग है, और अगर हमारे शरीर का मोटापा बढ़ जाता है तो मधुमेह भी होने लगता है। तो मधुमेह से बचने के लिए काफ़ी सारे आसन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, करने योग्य, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन शरीर हेतु नए ऊतक बनाने पुराने ऊतकों के संपोषण के लिए एमिनो एसिड उपलब्ध कराता है। तो प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को नए ऊतक बनाने के लिए और जो पुराना ऊतक होता है उसके संपोषण के लिए एमिनो एसिड की उपलब्धता प्रदान करता है। और क्या करता है? प्रोटीन शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही है, प्रोटीन हमारे शरीर को काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है और यह शरीर में रोग निवारण की क्षमता का निर्माण करता है। जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसका निर्माण प्रोटीन करता है। और प्रोटीन रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन अम्ल तथा क्षार के माध्यम को संतुलित बनाता है। जो प्रोटीन जो रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन होता है उसमें अम्ल तथा क्षार के माध्यम को संतुलित बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो प्रोटीन काफ़ी सारी चीज़ों से मिल सकता है। मांस, अंडा, दूध, मटर, राजमा, सोयाबीन, बादाम आदि से हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो सकती है। तो जो लोग नॉन वेज है उनको भी प्रोटीन की प्राप्ति अच्छे तरीके से हो जाती है, जो वेज हैं उनको भी प्रोटीन की प्राप्ति अच्छे तरीके से हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें एक रोग हो जाता है जिसका नाम है क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियोरकर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर प्रोटीन हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी हमें वृक्क के रोगों की संभावना बढ़ जाती है। हमारे शरीर में जो वृक्क होता है अगर प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है तो वृक्क रोग संबंधी मामले ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोषक तत्व खनिज लवण। खनिज लवण क्या होता है कि खनिज लवण लगभग 24 प्रकार के खनिज तत्व होते हैं हमारे शरीर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 24 प्रकार के खनिज तत्व होते हैं तो उनका रोल भी बहुत ही ज़्यादा होगा। और खनिज तत्व कैसे होते हैं? खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक का मतलब कि खनिज तत्व में कार्बन की उपलब्धता नहीं पाई जाती है। और खनिज लवण क्या करते हैं? तो खनिज लवण अस्थियों और रक्त को शक्ति प्रदान करते हैं। जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको मजबूत बनाते हैं खनिज लवण, और हमारे रक्त को भी शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम आप सभी लोग जानते होंगे कि कैल्शियम क्या होता है। अस्थियों यानी कि हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम। हमारे दांतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कैल्शियम। और कैल्शियम मिलता कहाँ से हमें? तो कैल्शियम दूध से मिल जाते हैं और दूध से बनने वाली सारी चीज़ों से कैल्शियम हमें प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस भी एक प्रकार से हमारे अस्थियों और दांतों को मजबूती देते हैं। क्या होता है कि यह कैल्शियम के साथ मिल जाते हैं और एक कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं, और यह क्या करते हैं? हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। तो फास्फोरस भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी हड्डियाँ और दांत भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे अच्छे शरीर के लिए। अगर हड्डियाँ ही नहीं रहेंगी तो शरीर किस काम का। तो हड्डियों को मजबूत बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए फास्फोरस की उपलब्धता भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम क्या होता है? शरीर में जो अम्ल होता है और क्षार होता है, यानी कि जो एसिड होता है और बेस होता है, उसका संतुलन बना के रखते हैं।
संतुलन बनाना कि मतलब कि ना उसको कम होने देते हैं और ना ही ज़्यादा होने देते हैं। अगर हमें पहले बताया कोई भी चीज़ हमारे शरीर में कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो शरीर को डेफिनेटली नुकसान पहुंचता है। तो सोडियम क्या करता है, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, उससे कम भी नहीं होने देता और ज़्यादा भी नहीं होने देता। और क्या करता है कि मांसपेशियों की संकुचन शक्ति को भी बनाए रखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या होता है कि हृदय गति को नियंत्रित करता है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि हृदय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हृदय हमारा सही से नहीं रहेगा तो हमारा जीवन कभी ना कभी खतरे में पड़ सकता है। तो पोटेशियम हमारे हृदय की गति को यानी कि हार्ट बीट को नियंत्रित करके रखता है। और क्या करता है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। और जो हमारे घाव होता है, जो किसी भी चोट के कारण जो हमारे शरीर में घाव हो जाता है, उसकी पीड़ा को कम करने में सहायक होता है पोटेशियम। नेक्स्ट है आयोडीन। तो हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका सामान्य कार्य आयोडीन की पूर्ण प्राप्ति पर ही निर्भर करता है। मतलब कि जो पर्याप्त पूर्ति होती है आयोडीन की, उस पर ही थायराइड ग्रंथि का सामान्य कार्य निर्भर करता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो थायराइड ग्रंथि है वह उसका कार्य असामान्य हो जाएगा, यानी कि वह अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए थायराइड ग्रंथि का कार्य अच्छे तरीके से करने के लिए आयोडीन की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है कि यह दांतों को एक रोग होता है जिसका नाम है कैरीज, उस रोग से रक्षा करता है, दांतों के रोग से रक्षा करता है फ्लोरीन। कौन से रोग से? कैरीज रोग से रक्षा करता है। तो यहाँ पर भी एमसीक्यू बन सकता है कि कैरीज रोग से रक्षा करने वाला पोषक तत्व, तो ऑप्शन दिया रहेगा आपको वहाँ पर फ्लोरीन को टिक करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन। तो विटामिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पता हो। जो हमारे शरीर में विटामिन होता है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है हमारे शरीर में, यानी कि विटामिन शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य शरीर के लिए इनका रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है, अगर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाना है तो विटामिन की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जल की। तो जल को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जल का महत्व सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे जल के बारे में। शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट के कारण उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ जल द्वारा पसीने व मलमूत्र रूप में व्यक्ति के शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। तो जल का एक काम और भी है, जो हमारी कोशिकाओं में कोई भी टूट फूट हो जाती है और उसके कारण विषैले पदार्थ भी निकल जाते हैं, तो उसको बाहर निकालने का कार्य जल करता है। कैसे करता है? जो हमारे शरीर में पसीना होता है या हमारा जो मल मूत्र होता है उसके कारण, हमारे कोशिकाओं की टूट फूट के कारण जो विषैले पदार्थ उत्पन्न हुए होते हैं उसी के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आहारीय रेशे। आहारीय रेशे क्या होते हैं? आहारीय रेशे हमारी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बनाने में अपना योगदान देते हैं, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इसकी जो PDF नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आहारीय रेशे क्या करते हैं? पाचन क्रिया को सुचारू रूप बनाने में अपना योगदान प्रदान करते हैं। और घुलनशील रेशे क्या करते हैं? घुलनशील रेशे करते हैं जो शरीर में लाभकारी बैक्टीरिया होती हैं। बैक्टीरिया काफ़ी अच्छी भी होती हैं हमारे शरीर के लिए और काफ़ी नुकसानदेह भी होती हैं। जो हमारे शरीर में लाभकारी बैक्टीरिया होती हैं उसको भी बढ़ाते हैं घुलनशील रेशे। तो लाभकारी बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम घुलनशील रेशे का है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो हमने आज घुलनशील रेशे के बारे में पढ़ा, आहारीय रेशे के बारे में पढ़ा, जल, विटामिन्स, फ्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम के बारे में भी पढ़ा, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, स्वस्थ शरीर के लिए एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। और फास्फोरस के बारे में पढ़ा, खनिज लवण के बारे में पढ़ा, कैल्शियम के बारे में पढ़ा, प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है, प्रोटीन के ज़्यादा होने से क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हमने जान लिया है। और प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है, हमें प्रोटीन होता क्या है उसके बारे में भी हमने जान लिया है। और वसा की कमी के कारण क्या होता है, अधिकता के प्रभाव क्या होते हैं वसा के, और वसा का कार्य क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरीके से हमने समझ लिया है। और हमने जान भी लिया है कि वसा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, उसके प्राणिज पदार्थ में बारे में जान लिया है, वानस्पतिक पदार्थ के बारे में भी जान लिया है, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी जान लिया है हमने कि कमी से क्या हो सकता है, ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है, और उसके जो प्राप्ति के स्रोत हैं कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं, और पोषक तत्व के बारे में जान लिया है। तो एक तरह से हमारा पूरा जो पोषक तत्व है उसको हमने कवर कर लिया है। तो
यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। पोषक तत्व स्थूल एवं सूक्ष्म ख़त्म होता है और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको खुद से करना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जो सॉल्यूशन है उसको आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो इसका आपको आंसर कमेंट में करना है अगर आपको आ रहा है, और मैं इसका जो सल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लें, ताकि हमारे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।